नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं अभी की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में 3 बजे होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक स्थानिकों का भी साथ मिलने लगा। खबर है कि राकंपा नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से बिहार में भी लोग गहरे मातम में। नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजक कानून की आवश्यकता। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद कही बात। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में 3 बजे होगा। 82 वर्ष की आयु में सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सपा नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे और पीएम मोदी के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इटावा के सफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने मुलायम के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन किया और श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आकर सपा नेता को श्रद्धांजलि दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके छत्तीसगढ़ समकक्ष भूपेश बघेल समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गौरतलब है कि खड़गे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वे पार्टी के आधिकारिक नेता के रूप में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका शामिल होंगे या नहीं। मुलायम यादव के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में एक दिन का राजनीतिक शोक घोषित किया है। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव जाएंगे। वहीं मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफई जाएंगे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर मेदांता से सैफई ले जाया गया है, जहां मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बड़े समाजवादी थे और वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली प्रभावी आवाजों में से एक थे। नीतीश कुमार ने एक और ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव था। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवारजनों को धैर्य धारण करने की दे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया और ट्वीट किया, आदरणीय नेताजी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। वो एक कुशल प्रशासक, प्रख्यात समाजवादी एवं लोकप्रिय राजनेता थे। उनके निधन से देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्ति क्षति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सिताबदिया आ रहे हैं। पहले उनके पटना के रास्ते छापरा आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वे 11 अक्टूबर को सीधे बनारस से सिताबदिया आएंगे और सिताबदिया से ही वापस बनारस लौट जाएंगे। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को भी अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। तब उन्होंने किशनगंज में पार्टी नेताओं से कहा था कि वे मां बिहार आएंगे।
जरूरत पड़ी तो माह में 2 बार भी आएंगे और अब 20 दिनों के भीतर वे दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए और देश के युवा एमबीए करके बैठे हैं, मजबूरन उन्हें चाय बेचनी पड़ रही है। दरअसल मौका था दिल्ली के तालक टोका स्टेडियम में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन का। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि देश के युवाओं की हालत खराब है, एमबीए पास बेरोजगार बैठे हैं, चाय बेचने पर मजबूर है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आए। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने यह भी कहा था कि जो भी दल साथ नहीं आए तो वो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में एमबीए किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा है। खबर यह है कि राकंपा नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। ये यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस राकंपा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है। यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले से पोचकट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ है। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आप है। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं, वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए इन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। यात्रा में रविवार को राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसे कई आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं, वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए इन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते थे। इंद्रेश ने राहुल गांधी के सावरकर और अंग्रेजों के पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब और मंदिरों की नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अमानवीय, असंवैधानिक और ईश्वर विरोधी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से बिहार में भी लोग गहरे मातहत में हैं। मुलायम सिंह यादव के दोस्त और रिश्तेदार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन पर बड़ी बात कही है।
इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान भी सामने आए। बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। बिहार के बड़े राजनेताओं में लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी वटवृक्ष बताया। लालू ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की यह खबर से वे काफी मरहम है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में मुलायम सिंह यादव का अतुलनीय योगदान रहा। वे भले हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी यादें जुड़ी रहेगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार को दिलचस्प वाकया हो गया। वह जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने देश का पीएम कैसा हो का नारा लगा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने क्या कहा, ये हम आगे बता रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने साप्ताहिक सोमवारी जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी शिकायतें छाई रही। एक शख्स ने शिकायत की कि कुछ दिनों उसकी पत्नी ने आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर काम किया, बाद में उन्हें हटा दिया गया। जनता दरबार के दौरान एक शख्स देश का पीएम कैसा हो, नितिन भैया जैसा हो का नारा लगाने लगा। यह देखकर नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। उन्होंने हाथ उठाया, उस शख्स को रुकने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए बोले, एक से बढ़कर एक आ जाता है। एक दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। कई मामलों में मुख्यमंत्री ने खुद की संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर शिकायत के निदान का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता के मामले में हर बार की तरह ही खूब आए। मुख्यमंत्री ने इस बारे में कई बार अफसरों को निर्देश दिया कि ऐसी शिकायतों को खत्म करें, लेकिन मामला जस का तस दिख रहा है। नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजक कानून की आवश्यकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए ये बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि विजयन, जो अपने कुछ कैबिनेट सहयोगियों के साथ यूरोप के दौरे पर हैं, ने एक दिन पहले लंदन में आयोजित लोक केरल सभा के यूरोप के क्षेत्रीय सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रविवार को जारी सीएमओ के बयान के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद विजयन ने कहा कि नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों को कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजक कानून आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को विदेश भेजने की राज्य सरकार की नीति नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यहां के विकास के माध्यम से एक नया केरल बनाना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य में शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाता है और केरल को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाता है। बयान के अनुसार उन्होंने केरल के औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनिवासी भारतीयों के विचारों को समर्थन भी मांगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार से बाहर गोलीबार एक शख्स की मौत हो गई है और जबकि 6 घायल हो गए हैं। यह घटना फ्लोरिडा के टाम्पा की है। फायरिंग की यह घटना 9 अक्टूबर तड़के लगभग 3 बजे हुई और शुरुआती जांच में पता चला कि लाउंज के भीतर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद यह हुआ है। टाम्पा पुलिस ने जारी बयान में कहा कि 9 अक्टूबर को तड़के 3 बजे से पहले ही पुलिस को LIT सिगार एंड मार्टिनी लाउंज के पास गोलीबारी की रिपोर्ट मिली। अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई और जारी बयान में कहा गया कि इस घटना में 6 लोगों को गोली लगी है, जिसके 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जिनके पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि लाउंज के भीतर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद इन दोनों पक्षों को लाउंज से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन विवाद बढ़ने पर इनमें से एक संदिग्ध अपने वाहन से बंदूक ले आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। रविवार की शाम लाहौरी गेट फरासा खान इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। वहीं दमकल विभाग को जानकारी मिली कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे पर मची खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए अभियान शुरू कर दिया। रविवार को बेटे दुष्यंत के साथ देशटोक पहुंची वसुंधरा ने कहा कि मेरे जीवन में सीधे सीधे कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय और राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नए नाम जारी कर दिए हैं। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मसाल निशान दिया गया है। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। रविवार की शाम लाहौरी गेट फसाक खाना इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। वहीं दमकल विभाग को जानकारी मिली और वो वहां पर पहुंचे, जिसके बाद दमकल विभाग एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा। एनडीआरएफ ने कुल 9 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन अन्य 3 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। रविवार की शाम दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। फराज खाना इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान ढह गया। शाम 7 बजे के आसपास दमकल विभाग को मकान गिरने के साथ ही कई लोगों की दबे होने की सूचना मिली थी और दमकल विभाग की कई टीमें और एनडीआरएफ के एक दस्ते को मौके पर बुलाया गया था, जिसके बाद तेजी से घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग ने देर शाम 9 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। सभी 9 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं इस हादसे में जो लोग घायल हुए उनके नाम अमारा, नीलोफर, इमरान और साथ में अशोक और साथ में सैयद जिसान और विपिन का भी नाम शामिल है। रात भर एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और काफी मलबे को हटाने के बाद 2 शवों को बाहर भी निकाला गया, जो इसी घर के सदस्यता बताए गए हैं। और मृतक लोगों की संख्या कुल 3 है, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची खुशी भी है। परिवार के सदस्य ने बताया कि तकरीबन 7 बजे के आसपास इस हादसे की जानकारी उनको मिली थी और रात में उनकी माताजी और उनके मौसा जी के शव को मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट रोड पर बन रहे मोहाली सिटी सेंटर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक शोरूम थी, जो मजदूर घायल है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी थी। मलबे के नीचे कुल 8 मजदूर दब गए थे। हालांकि उनको बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रूपनगर रेंज पुलिस ने ट्वीट किया। डीआईजी रूपनगर रेंज ने व्यक्तिगत रूप से मोहाली में सिटी सेंटर की इमारत ढहने के रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। 2 शवों और 2 घायलों को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू की गई है। पुलिस ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर दिल्ली के लाहौरी गेट के पास रविवार शाम 2 मंजिला इमारत के ढह जाने के बाद एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे हुई इस घटना में 4 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 10 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से लड़की की मौत हो गई है। 2 और व्यक्तियों के बचाव के साथ इमारत से रेस्क्यू करने वालों की कुल संख्या 11 हो गई है। राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे पर मची खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को बेटे दुष्यंत के साथ देशटोक पहुंची वसुंधरा ने कहा कि मेरे जीवन में सीधे सीधे कुछ नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। करणी माता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, आगे क्या
काम भी सफल हो जाएगा। वसुंधरा राजे ने बेटे दुष्यंत के साथ विशेष हेलीकॉप्टर में देशनोक पहुंची और करणी माता मंदिर के आधा घंटा पूजा की। दर्शन के बाद जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके कहा कि महाराजा गंगा सिंह जब भी करणी माता का आशीर्वाद लेने जाते थे तब सफेद चूहा देखने के बाद ही आगे बढ़ते थे, उनका काम सफल होता था। माता का आशीर्वाद आज मुझे भी मिल गया है। जब भगवान का आशीर्वाद साथ है तो रास्ते में कौन खड़ा हो सकता है। वसुंधरा ने इस दौरान गहलोत सरकार पर हमारा बोला। उन्होंने कहा कि 4 साल में राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। जनता ने अपनी काम के लिए चुना था, लेकिन आपने तो ज्यादातर समय कुर्सी बचाने में ही निकाल दिया है। सब्र का फल मीठा होता है। जल्द ही प्रदेश में समय बदलने के वाला है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर अगली सरकार को दोबारा बनाएंगे, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि जिसमें भाजपा को फायदा हो। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही है वे सब बकवास है। खबर चलती है कि गांधी के परिवार को कोई पूछ नहीं रहा है। अब गांधी परिवार में वोट दिलाने की शक्ति नहीं रही है। उन्हें कहा कि आज भी देश की जनता कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। जहां वो जाएंगे लाखों लोग इकट्ठा होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि आज हम केंद्र की सरकार में नहीं है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, जिनमें वे महंगाई कम करने, बेरोजगारी खत्म करने, देश में प्रेम, भाईचारे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों की बात कर रहे हैं। इस यात्रा से भाजपा बौखला गई है। उक्त बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 7वें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। संविधान ने देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। समाज की समानता और समरसता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम गहलोत ने कहा कि समाज के बालकों के लिए जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कार्यालय में किया गया है। रैगर समाज की बालिकाओं के लिए जयपुर में छात्रावास बनाने की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से बकरू क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसके कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े? कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? चूंकि आप अदालत आए हैं तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना ये करें? याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वे जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया। शीर्ष न्यायालय गैर सरकारी संगठन गौवंश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उम्मीदवारों के चुनाव की वजह बताते के साथ उनके आपराधिक मामलों की जानकारियां प्रकाशित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा कि ये याचिका दायर करने के लिए उचित स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि ये याचिका गलत है। इस याचिका में इस अदालत के पूर्व फैसले को लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग का रुख कर सकता है। याचिका खारिज की जा रही है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में भारत निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक नेता वेबसाइट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट और सोशल मीडिया पर जानकारियां प्रकाशित करे और इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ
अपमानना का मुकदमा दायर किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के केराना विधानसभा क्षेत्र से कथित गैंगस्टर नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाने के बाद ये याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि पार्टी ने न तो हसन के आपराधिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट या सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया और न ही उन्हें प्रत्याशी बनाने की वजह बताई। पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका लगा है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राउत को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। 1 अगस्त को ईडी ने उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया। 31 जुलाई को ईडी अधिकारियों ने शिवसेना नेता के कई ठिकानों पर छापा मारा था और उनके साथ ही परिवार से भी पूछताछ की थी। इससे पहले 28 जून को एजेंसी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। आरोप है कि पात्राचौल मामले में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। संजय राउत की पत्नी का भी नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। संजय राउत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निकटतम सहयोगी माने जाते हैं। सूत्रों ने बताया था कि छापे के दौरान ईडी ने उनके घर से 11 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल की आवाज के साथ जोरदार धमाके सुने गए हैं। इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। हालांकि मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस घटना की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कई शहरों की इमारतों से काला धुएं के गुब्बार निकलने दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस ने 11 आत्मघाती ईरानी ड्रोन भेजे थे। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ 75 मिसाइल से हमले किए गए थे। हालांकि उनमें से 41 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइल्स दागे गए हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरे यूक्रेन में हुए विस्फोटों में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें नष्ट करने और पृथ्वी के चेहरे से मिटा देने की कोशिश कर रहा है। वही यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि सेवचेस्कीवस्की, जिसे में कई विस्फोट हुए हैं, ये इलाका राजधानी कीव के केंद्र में है। वही समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि विस्फोट स्थानिक समय अनुसार सुबह 8:15 के आसपास हुआ। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। यहाँ के मोमिनपुर इलाके में बीती रात 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा व तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों का दुकान को तोड़ा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर सांप्रदायिक तनाव के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बल नेता करने की मांग की है। जानकारी के तहत मिलादुन नबी के मौके पर देर रात मोमिन के इकबालपुर में अचानक हिंसा फैल गई। यहाँ एक समुदाय के लोगों ने इकबालपुर थाने को घेर लिया। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। कई जगहों पर पथराव व बम फेंकने को भी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में RAF को तैनात कर दिया गया है।
मोमिनपुर में फैली हिंसा व तनाव के बाद भाजपा नेता डॉक्टर सुकांतु मजूमदार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कई वाहन सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि एक शांतिप्रिय समुदाय द्वारा अपने त्योहार मिलादुन्नबी को मनाते हुए हिंदुओं की दुकानों व बाइकों को तोड़ा गया। हमेशा की तरह सीएम ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन लोगों को खुला छोड़ दिया गया। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चले। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पौचकट्टिन से आज की भारत छोड़ो यात्रा की शुरू की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं। भारत छोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वह नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं, बेरोजगार चाहते हैं ताकि अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत राजनीति के लिए उन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। भारत में इस वक्त जबरदस्त बारिश का कहर जारी है। खासकर उत्तर भारत में तो पिछले 2 दिनों से लगातार वर्षा ने नवजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में इस बारिश के चलते लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। दरअसल ऐसा काफी कम ही देखा गया है। लगभग पूरे देश में दशहरा के बाद भी बारिश का प्रकोप जारी है। हालांकि इस साल मानसून सीजन के बाद भी कुछ एक इलाकों को छोड़कर भारत के अधिकतर हिस्सों में या तो बारिश जारी है। माना जाता है कि भारत में मानसून सामान्य तौर पर अगस्त तक पूरी तरह से आ जाता है। इसके बाद सितंबर मध्य में इसकी वापस लौटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मानसून के इस लौटने की प्रक्रिया को मानसून विड्रॉल यानी कि निकासी कहते हैं। राजस्थान से मानसून के लौटने की तारीख पारंपरिक तौर पर 17 सितंबर से मानी जाती है। इस दौरान बारिश खत्म होने के साथ ही नमी में कमी दर्ज की जाती है और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश का धीरे धीरे कम होना जारी रहता है। हालांकि इस बार बारिश अक्टूबर में भी जारी है। देश के कुछ हिस्सों में यह स्थिति पिछली बार भी रही थी। हालांकि दोनों ही बार वह सामान्य मानसून की देर से निकासी। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक इस साल मानसून कई जगहों पर देर से पहुंचा। इसके चलते देश के पश्चिमी हिस्सों में मानसून सितंबर तक एक्टिव रहा। इसी सक्रियता का असर मानसून के लौटने की प्रक्रिया पर पड़ा है। महीने के पहले सप्ताह में विदा होने वाले मानसून के नोरू चक्रवात की वजह से पूरे महीने तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के कुछ हिस्सों में हल्के स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बाद बीते 3 दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में भी लगातार धीमी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन राज्यों के बारे में बताया है जहां आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने या इसके जारी रहने के अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ ही बिहार में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका है। सिक्किम में भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जगह भूस्खलन हुए, जिससे गंगटोक और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क भी टूट गया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पूर्वी सिक्किम में सिंगतम और रक्पो के बीच 2 स्थानों 19 माइल और 20 माइल पर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर बड़े बड़े बोल्डर जाम हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10 और 12वीं के मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम के मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा 12वीं
टॉपर कुंती साव को स्वर्ण पदक और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली खुशबू वधवानी को रजत पदक से सम्मानित किया। इसके साथ ही समारोह में सभी मेधावी छात्र एवं छात्राओं को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह में प्रोत्साहन राशि को मेधावी छात्र एवं छात्राओं के बैंक खाते RTGS के माध्यम से ट्रांसफर किया। इसी दौरान भूपेश बघेल ने मेधावी छात्र एवं छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भेंट एवं मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नन्हे बच्चों की जिद पर हेलीकॉप्टर राइडिंग कराया था। सीएम बघेल ने बच्चों से पूछा कि हेलीकॉप्टर में बैठने से किसी को डर तो नहीं लगा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पूरे देश में पहली बार मेधावी छात्र एवं छात्राओं को हेलीकॉप्टर जहाज राइडिंग का अवसर मिला। मुख्यमंत्री की यह पहल पूरे देश के लिए अनुकरण है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के जरिए हम भावी जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि मंडल के सराहनीय कार्य से राज्य के अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 2 दिनों तक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली है और इस दौरान पहले दिन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की, जहां जिला स्तर पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य को पूरा करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। वहीं पुलिस अधीक्षकों से कानून व्यवस्था के साथ अपराध नियंत्रण पर चर्चा की गई। दूसरे दिन जिला कलेक्टरों के साथ ही संभाग व राज्य स्तर के अधिकारियों की कार्य योजना पर बातचीत करते हुए योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पौने 4 साल में छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, जबकि आज दुनिया में मंदी का असर है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकता है। तस्वीर बदलने में गौठान रिपा गोधन न्याय योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से दूसरे दिन मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीते पौने 4 साल के दौरान अनेक नवाचार हुए हैं, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है। राज्य की जनता के बीच शासन प्रशासन को लेकर विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार के प्रति और प्रशासनिक अमले को लेकर लोगों की धारणा में सकारात्मक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में योजनाओं के जरिए लागू किया जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में विजय रथ पर सवार होने के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी है, जहां हर पार्टी वोट बैंक हासिल करने के लिए बड़े चुनावी वादे कर रही है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहने का एक वीडियो सामने आया है। गोपाल इटालिया ने अपने चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें आपकी गुजरात की इकाईयुक्त ने अध्यक्ष ने पीएम मोदी के गुजरात दौरे को नौटंकी बताया है। साथ ही उन्हें पीएम के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए भी सुना जा सकता है। गोपाल इटालिया इसमें यह कहते हुए भी दिख रहे हैं कि क्या कभी पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की नौटंकी की है। गोपाल इटालिया का इस तरह का ये पहला बयान नहीं है। उनका विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। गोपाल भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। इसके बाद द्वारका में उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा कि मैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में गोपाल इटालिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने सेवानिवृत्त होने से पहले कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला आ सकता है। जानकारी के मुताबिक शीर्ष अदालत इसी सप्ताह इस चर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाने की तैयारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षा में जाने से रोका जा सकता है। वहीं कुछ वकीलों ने इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने का भी गुजारिश की थी।
वहीं राज्य सरकार का तर्क था कि कर्नाटक सरकार का फैसला धार्मिक रूप से तटस्थ था। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाकर्ताओं पर खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। वहीं अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कई याचिका दायर की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जमानत पर ग्रहण लग सकता है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तमान निदेशक यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके पर दी गई। हालांकि यह जमानत ईडी के केस में मिली थी, इसलिए वे अभी सीबीआई वाले मामले में फिलहाल जेल में हैं। बता दें कि ईडी की जांच के बाद नवंबर 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपए एकत्रित किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित साइंस शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार बांग्ला मातृ योजना नाम को बदलने का फैसला लेना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बांग्ला मातृ प्रकल्प का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद केंद्र ने राशि जारी की। 5 दिन की एक बच्ची गंगा में एक टब में बहती मिली। रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। बच्ची को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि बच्ची को किसने और कब बहाया। आशंका है कि बेटी होने के कारण उसे नदी में बहाया गया होगा। स्थानीय लोगों बच्ची के जीवित होने को मां गंगा की कृपा मान रहे हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में रविवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान बिजली गिरने से एक खिलाड़ी समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हैं। बिहार राजनीति में लगातार उच्च पटक जारी है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से दूरी बनाए रखने वाले नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी अब जगदानंद सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को कमान सौंपने का मन बना चुकी है। जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपकर पार्टी से किनारा कर लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन से दूर रहकर जगदानंद सिंह ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी थी। कहा जा रहा है कि बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री पद का छीना जाना जगदानंद सिंह को नागवार गुजरा है, इसलिए वे पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की सरकार में सहज नहीं थे और लगातार सरकार और नौकरशाह के खिलाफ बयान देकर महागठबंधन सरकार की। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति विवाद में फिर गिर गई। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया। राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा राजकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां आपके नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंद्रनील राजगुरु और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां कवर्धा के सुदूर वनांचल गांव झमझला में और नगर पंचायत सहर्षपुर लोहारा में आमजनों से सीधा संवाद किया।
उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी। बारिश की चेतावनी की वजह से लखनऊ में 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में पहले की आदेश जारी किए जा चुके हैं। रुक करते खबरों पर विस्तार से। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नए नाम जारी कर दिए हैं। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम और मसाल निशान दिया गया है। वहीं शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना नाम मिला है। शिंदे का मांगा गया निशान गदा उन्हें नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने इसे धार्मिक प्रतीक माना है। शिंदे को नया निशान चुनने को कहा गया है। महाराष्ट्र के शिवसेना से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए गए हैं। आयोग ने शिवसेना के सिंबल तीर कमान का फ्रीज कर दिया है। दोनों गुटों ने आयोग को 3 नाम और चिन्ह दिए थे। चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आयोग ने चुनाव चिन्ह के लिए दोनों गुटों को सोमवार तक का समय दिया था। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे। निशान में त्रिशूल, उगता सूरज और मसाल शामिल थे। वहीं पार्टी के नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब प्रबोधकर ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दिए गए थे। वहीं शिंदे ने भी त्रिशूल, उगता सूरज और गदा चुनाव चिन्ह मांगे थे। उन्हें आयोग ने इन तीनों में से कोई भी चिन्ह नहीं दिए हैं। वजह यह है कि उगता सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है। वहीं त्रिशूल और गदा को धार्मिक चिन्ह बताते हुए आयोग ने देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद से खाली है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव 3 नवंबर को होंगे। 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उद्धव ठाकरे गुट उपचुनाव लड़ रहा है। शिंदे गुट की सहयोगी भाजपा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक नामों का ऐलान कर दिया है। वही चुनाव चिन्ह अभी केवल उद्धव गुट को मिला है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना नाम दिया है। गौरतलब है कि शिंदे गुट का दिए गए चुनाव चिन्ह के तीनों विकल्पों को आयोग ने खारिज कर दिया है। ऐसे में शिंदे गुट को एक बार फिर चुनाव चिन्हों के नए विकल्प देने होंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार बाला साहेब ठाकरे के मजबूत हिंदुत्ववादी विचारों की जीत हुई है। हम बाला साहेब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। भारत के चुनाव आयोग ने आप शिवसेना के शिंदे गुट को बाला साहेब जी नाम आवंटित किया। नए नाम के विकल्प के तौर पर शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को शिवसेना नाम दिया था। वहीं चुनाव निशान के लिए शिंदे गुट ने गदा, उगता सूरज और त्रिशूल में से कोई एक दिए जाने की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प और नए नाम मांगे जाने पर दोनों गुटों ने शिवसेना नाम की मांग की थी। दोनों गुटों की समान मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों का यह नाम नहीं दिया है। नाम के अलावा चिन्ह के लिए विकल्पों में त्रिशूल और उगता सूरज की दोनों गुटों ने मांग की थी। शिंदे गुट ने अपने विकल्पों के तौर पर गदा, उगता सूरज और त्रिशूल में से कोई एक चिन्ह मांगा था। अब एकनाथ शिंदे गुट से कहा गया है कि वे 11 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक अपने पसंद के 3 नए चुनाव चिन्ह बताएं। उसी आधार पर आगे फैसला होगा। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति विवाद में घिर गई है। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस से बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस किया था, लेकिन अब बीआरएस पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगा है। दरअसल तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने ट्विटर पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें आधा कश्मीर गायब है। बीआरएस के पोस्टर में तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव भारत के नक्शे के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद का आरोप है कि केसीआर की पार्टी ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। ये भारत के संविधान और अखंडता का अपमान है।
भाजपा सांसद ने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का क्षेत्र परिभाषित किया गया है। पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके को भारत के नक्शे से हटाकर केसीआर की पार्टी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर पार्थ सारथी ने भी इस मसले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर लिखा, यह देश का नेता नहीं बल्कि देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक किनाया और तलाक बैन को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दायर हुई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से जवाब मांगा है। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला की बेंच ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की रहने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस नजीर ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया। याचिका में तलाक किनाया और तलाक बैन सहित मुसलमानों के बीच एक तरफा तलाक के सभी रूपों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को केवल 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ने को असंवैधानिक बताया। तलाक के बिद्दत कही जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि यह कुरान के मुताबिक नहीं है। कर्नाटक के रहने वाली डॉक्टर सईदा अमरीन की अक्टूबर 2020 में शादी हुई थी। कुछ महीने बाद उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, लेकिन जब सईदा के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तलाक किनाया तलाक बैन दे दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी प्रथाएं न केवल महिला की गरिमा के खिलाफ है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया कि इन शब्दों को किनाया शब्द कहा जाता है, यानी अस्पष्ट शब्द या अस्पष्ट स्वरूप से कुछ कहा जाना। जैसे मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अब तुम आज़ाद हो, तुम ये रिश्ता मुझ पर हराम है, अब तुम मुझसे अलग हो गए हो। 3 तलाक की तरह ही तलाक किनाया तलाक बैन में भी एक ही बार में बोलकर लिखित रूप में भेजकर तलाक दिया जाता है। राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा राजकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां आरोप के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंद्रनील राजगुरु और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया था। राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी जनता के मन में अपनी जगह बना रही है, वे देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है, बौखला गई है और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है। आम आदमी पार्टी भगवान गणेश की पूजा के लिए जो पंडाल लगाती है उसे बीजेपी वाले उखाड़ फेंक रहे हैं, वहां मारपीट करते हैं, हमारे नेताओं का सिर फोड़ने का काम करते हैं। जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या हॉल में अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन वहां बुलडोजर भेजकर उस हॉल को डिमोलिशन कराने का काम बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की धरती पर है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजरकैद कर लिया गया। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट्स को उनके घर में नजरकैद करके हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे संगठन मंत्री को, हमारे लोकसभा इंचार्ज को, हमारे जिला प्रधान को, हमारे तमाम बड़े पदाधिकारियों का ये तो घर में कैद कर लिया है या तो पुलिस थाने में बुलाकर बिठा रखा है कि जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म न हो जाए तब तक आप लोग नजर कैद रहेंगे। ये सारी चीजें पुरानी वीडियो निकाल कर चलाना, कोई 5 साल पुराने वीडियो का आज की वीडियो बताकर दिखाना, पूरी राजनीति को इसके आसपास घुमाना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने अभिषेक बोहनपल्ली को गिरफ्तार किया। अभिषेक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभिषेक बोहनपल्ली कथित तौर पर दक्षिणी भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए काम करता था। उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पाया कि वे कुछ
महत्वपूर्ण सवालों से बच रहा था, जिसके बाद उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी है। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 8 आरोपियों के खिलाफ कुछ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर ने कुल 9 लोग नामजद है, जिनमें से सिर्फ पेरनोट रिकॉर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नागर, ब्रिटको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढल, इंडो स्पिरिट के मालिक सुमीर महेंद्रू, बड़ी रिटेल के निर्देशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोप्राइटरशिप फर्म महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाड़ शामिल है। आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांड्यन भी शामिल है। और सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां कवर्धा के सदूरपांचल ग्राम जममला और नगर पंचायत सहसपुर तुलोहारा में आमजनों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में लोगों से सीधा संवाद कर राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस दौरान सीएम बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ऋण माफी योजना और गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी है। साथ ही इन योजनाओं पर लोगों ने फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री बघेल ने सहसपुर लोहारा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विकास के लिए कई सौगातें दी। उन्होंने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही जलमला में नया ग्राम पंचायत भवन, ग्राम जलमला के हाई स्कूल और कन्या आश्रम में बाउंड्री वॉल निर्माण, ग्राम जलमला में मंदिर से लेकर आंगनबाड़ी भवन तक और टावर से लेकर हाई स्कूल भवन तक घोषणा की है। भेंट मुलाकात के लिए जलमला पहुंचे मुख्यमंत्री ने पितराही के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। झलमला में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचने पर आदिवासी नर्तक दल ने पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की चेतावनी की वजह से लखनऊ में 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को भी स्कूल बंद रहे। साथ ही तेलंगाना के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी बारिश के दौर के बीच सोमवार को सभी शहरों की हवा साफ श्रेणी में दर्ज हुई है। इस सीजन में पहली बार है जब सभी शहरों की हवा साफ श्रेणी में पहुंची है। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि बारिश के मौसम की वजह से अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।
बंगाल एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। यहाँ के मोमिनपुर इलाके में बीती रात दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा व तोड़फोड़ हुई, कई वाहनों का दुकान को तोड़ा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर सांप्रदायिक तनाव के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बल नेता करने की मांग की है। जानकारी के तहत मिलादुन नबी के मौके पर देर रात मोमिन के इकबालपुर में अचानक हिंसा फैल गई। यहाँ एक समुदाय के लोगों ने इकबालपुर थाने को घेर लिया। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। कई जगहों पर पथराव व बम फेंकने को भी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में RAF को तैनात कर दिया गया है। मोमिनपुर में फैली हिंसा व तनाव के बाद भाजपा नेता डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कई वाहन सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि एक शांतप्रिय समुदाय द्वारा अपने त्योहार मिलादुन नबी को मनाते हुए हिंदुओं की दुकानों व बाइकों को तोड़ा गया। हमेशा की तरह सीएम ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन लोगों को खुला छोड़ दिया गया। राहुल गांधी